हेलो एवरीवन, हम रोजगार पब्लिकेशन के यूपीएससी पेट 2020 की बुक रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने चौथा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था को पार्ट 1 में कवर किया है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1991 तक योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं देखी है। ठीक है, आइए उसी में मुद्रीकरण आगे का भाग देखते हैं। क्या है? पहली बार अंग्रेजी सरकार ने 1946 में नोटबंदी की थी। इसके बाद 1978 में भी नोटबंदी की गई थी। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राष्ट्र के संबोधन में अप्रत्याशित रूप से उच्च मूल्य वर्ग में से 500 और 1000 के करेंसी नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया और वैध मुद्रा नहीं होने की घोषणा कर दी। भारतीय अर्थव्यवस्था में 500 और 1000 रुपये के नोटों का प्रचलन लगभग 86% था। यह नोट बाजार में सबसे अधिक चलते थे। विमुद्रीकरण करने का उद्देश्य काले धन को समाप्त करना, नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देकर कैशलेस अर्थव्यवस्था को बनाना था। विमुद्रीकरण लागू होने के बाद पहले 4 महीनों में ही 900 करोड़ रुपए की अघोषित आय जब्त की गई। विमुद्रीकरण के बाद में पिछले 3 वर्षों में 3,956 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। विमुद्रीकरण के पश्चात आयकर रिटर्न में 43.3 मिलियन से बढ़कर 52.9 मिलियन हो गया था। विमुद्री के दौरान गरीबों के जनधन खातों सहित बैंक खातों में कुल 15.2 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए थे। आइए आगे का भाग देखते हैं। क्या है बिटकॉइन? बिटकॉइन क्या होते हैं? बिटकॉइन क्या है? यह एक डिजिटल मुद्रा है। यह अपनी डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है। यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं संचालित होती है। बिटकॉइन का विकास अक्टूबर 2008 में किया गया। सब प्राइम के दौरान यूएसए में सतोशी नकामोटो नामक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने किया था। बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर जो डेवलप कौन किया था? सातोशी, याद रखिएगा, सातोशी नाकामोटो। 2009 में यह सबसे पहले सामने आया था। बिटकॉइन का विकास कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान के लिए किया गया था। कंप्यूटर नेटवर्कों के जरिए बिटकॉइन से बिना किसी माध्यम से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। वही इस डिजिटल करेंसी को डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है। बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। बिटकॉइन एक नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा सकता है। बिटकॉइन एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के रूप में भी है, लेकिन 2017 में इसको 2 भागों में बांट किया गया है। क्या कह रहा है? बिटकॉइन एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के रूप में थी, लेकिन 2017 में इसको 2 भागों में बांट दिया गया। क्या कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है बिटकॉइन बीटीसी और दूसरा भाग है द बिटकॉइंस कैश। बिटकॉइन की सबसे छोटी संख्या को सातोशी कहा जाता है। एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं, अर्थात 0.000001 बीटीसी को एक सतोशा कहा जाता है। दुनिया की सबसे महंगी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन बन गई है। फिलहाल एक बिटकॉइन की ऑनलाइन या बाजार कीमत करीब 32 लाख से अधिक है। बिटकॉइन प्रोडक्ट्स करना इतना आसान नहीं है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। ये माइनिंग मेथड से आई एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है, जिसके कारण इसकी कीमत बढ़ जाती है। माइनर गणितज्ञ क्रिप्टोग्राफिक समस्याओं को सुलझाते हैं। इस समस्या को सुलझाने पर माइनर को बिटकॉइन ब्लॉक के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। माइनिंग प्रोसेस लंबा होता है। बिटकॉइन केवल सीमित संख्या में बनाए जाते हैं, इसलिए इस कारण से इसकी मांग बढ़ रही है। बिटकॉइन का उपयोग अलग अलग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किया जाता है। ये P2P नेटवर्क पर काम करता है। आजकल ऑनलाइन डेवलपर NGOs इसका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए भी करते हैं। बिटकॉइन डिजिटल वॉलेट में सेव होता है। इसकी कीमत हर जगह एक नहीं रहती, इसकी कीमत अस्थिर होती है। ये दुनिया भर की गतिविधियों पर निर्भर करती है। क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोई तय समय नहीं होता है, इसकी कीमत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यूनियन बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो टैक्स का ऐलान किया, जिसे वित्त वर्ष में लागू किया गया। क्रिप्टो टैक्स प्लस 30% है। यह 1 अप्रैल से शुरू होने वाला वित्त वर्ष 2022 से 23 में लागू हो जाएगा। आगे देखते हैं
क्या है? विश्व व्यापार संगठन। क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। यह संगठन नए व्यापार समझौते में बदलाव और उन्हें लागू करता है। भारत विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य देश है। विश्व व्यापार संगठन को जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड गेट के स्थान पर बनाया गया था। गेट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। इसमें 23 देशों ने कस्टम टैरिफ कम करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। इसका स्वरूप बहुत बड़ा है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत विभिन्न समझौते में कृषि समझौता का सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। विश्व व्यापार संगठन में कृषि समझौते के अंतर्गत 3 बातें शामिल हैं। कौन कौन से हैं? आइए देख लेते हैं। सब्सिडियाँ कौन कौन सी हैं? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। क्या है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी? ये क्या है? यह पर्यावरण संरक्षण, पशु संरक्षण, अनुसंधान, कीट प्रबंधन, बीमारी नियंत्रण के तहत की जाने वाले उपयोगों के लिए किसानों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इसमें उत्पादन को सब्सिडी से जोड़ा जाता है और कोटा प्रणाली द्वारा उत्पादन को सीमित किया जाता है। नेक्स्ट है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। यह अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से की जाती है। इससे विकासशील एवं विकसित देशों के लिए निर्यातकों के बीच अवस्था प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। आइए आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन में 154 सदस्य देश, यूरोपीय संघ सहित एवं 23 पर्यवेक्षक सरकारें जैसे ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि शामिल है। वर्तमान में नाइजीरिया की एनगोजी आकोजो इवेला विश्व व्यापार संगठन की अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, ये कहाँ की है? नाइजीरिया की हैं। नाइजीरिया दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका कंटिनेंट में आता है। नेक्स्ट है ट्रिप। विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानक को तय किया गया है। ट्रिप अर्थात ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आइए आगे देखते हैं आर्थिक शब्दावलियाँ क्या क्या हैं, इनके क्या अर्थ होते हैं। जैसे समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को 2 भागों में पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र की गतिविधियाँ को एक समग्र रूप में दिखता है। जैसे मुद्रास्फीति यानी समष्टि जो होता है की जो इकाइयाँ ये बड़े लेवल पे होती हैं। मुद्रास्फीति रोजगार दर, आर्थिक विकास, व्यापार संतुलन आदि। समष्टि बड़े क्षेत्र को कवर करता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो छोटे क्षेत्र को कवर करता है। इकाइयों की गतिविधियों का अध्ययन करना, जैसे व्यक्ति, परिवार, कंपनियां, एक विशेष उद्योग जो मिलकर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। 1993 अर्थशास्त्र में मैक्रो और माइक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेगर फ्रिश ने किया था। याद रखिएगा, मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग रेगर फ्रिश ने किया था। आइए आगे का भाग देखते हैं। क्या है? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिससे मुद्रा मूल्य गिर जाता और कीमतें बढ़ जाती, यानी महंगाई। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या है? महंगाई है, जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है, क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें क्या होता है? मुद्रास्फीति, इसमें उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित बैंक द्वारा भी किया जाता है। ये लाभदायक किस तरह से है मुद्रास्फीति? अगर हम महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई के साथ साथ क्या होता है? बाजार में इसकी कीमतें बढ़ जाती है। जब कीमतें बढ़ेंगी, जब वस्तु और सेवा की कीमतों में तेजी से बेतहाशा रूप ढंग से वृद्धि होती है, तो बाजार में वही स्थिति क्या होती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। तो मुद्रास्फीति जैसे 2-4 वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर बाजार में मुद्रास्फीति नहीं होती है। ठीक है, महंगाई का बिगड़ा हुआ स्वरूप ही मुद्रास्फीति कहलाता है। जानते ही हैं, बाजार में जैसे 4+2 के अनुसार अगर महंगाई हो तो इसे संतुलन अवस्था ही कहते हैं। तो
मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति और दूसरा लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, इसे याद रखिएगा। मुद्रास्फीति को कई तरीके से नियंत्रण किया जाता है, जैसे रेपो रेट से, रिवर्स रेपो रेट से यानी CCR, RRR, ESLR, MSSB, बैंक और OMO यानी खुली बाजार की कार्रवाइयों द्वारा भी इसको क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। आइए आगे का देखते हैं। मुद्रा अपस्फीति यानी या विस्मृति क्या है? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं, जैसे शाख नियंत्रण आदि, उसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है, कीमतों में गिरावट आती है, रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति मुद्रा अपस्फीति या विस्मृति कहलाती है। मुद्रा अपस्फीति विस्मृति में यद्यपि मूल्य स्तर गिरता है और यह सामान्य मूल्य स्तर से ऊपर ही रहता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? मुद्रा संकुचन, जब बाजार में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत साधारण कीमत स्तर से तेजी से कम होने लगती है, इस स्थिति में मुद्रा संकुचन की अवस्था आ जाती है या मंदी की स्थिति हो जाती है। ठीक है, आइए आगे का देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, आइए देखते हैं। मुद्रा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में सभी रिटेल भुगतान प्रणालियों हेतु अम्ब्रेला संगठन है, यानी कि सभी भुगतान निगमों को मिला के ही एक अम्ब्रेला संगठन बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना RBI और भारतीय बैंक संघ IBA के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ किया गया। 2008 में NPCI का गठन हुआ, जिसे 2009 में व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम गठन कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25, अब कंपनी अधिनियम 2003 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में किया गया, जिसका उद्देश्य सभी सदस्य बैंकों एवं उनके उपयोगकर्ताओं हेतु कार्य करना था। NPCI की अधिकृत पूंजी 300 करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ रुपए है। NPCI के 10 प्रोमोटर्स बैंक हैं। NPCI द्वारा दी जा रही सेवाओं में नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एडमिटेड पेमेंट सर्विसेज, स्टार 99 #सेव, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, चेक ट्रांसकेशन सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी रुपे, आधार कार्ड, आधार समर्थन भुगतान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है भीम ऐप। भीम ऐप क्या है? सभी यूज़ करते होंगे। भीम ऐप यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया। इसका नामकरण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे किया गया है। इसे NPCI यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है। भीम ऐप के तहत नगद रहित सरल डिजिटल भुगतानों के लिए UPI और USSD प्लेटफॉर्म को समेकित यानी सम्मिलित किया गया और इसके आधार पर भुगतान प्रणाली से जोड़ दिया गया है। भीम ऐप क्या है? इसके द्वारा UPI प्लेटफॉर्म के सभी बैंकों को 2 UPI संबंध खातों के माध्यम धन का त्वरित डिजिटल हस्तांतरण किया जा सकता है। भीम ऐप को एंड्रॉयड और विंडोज़ मोबाइल में भी उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में 241 बैंक भीम ऐप को सपोर्ट वाले बैंकों की सूची में शामिल है, यानी कि 241 बैंक भीम ऐप को सपोर्ट करते हैं। भीम ऐप के माध्यम से एक बार में अधिकतम 10,000 व 24 घंटे के भीतर अधिकतम 20,000 रुपये हस्तांतरित किया जा सकता है। भीम ऐप के द्वारा UPI समर्पित बैंक खातों में भी IFSC और MMID कोड का प्रयोग कर धन अंतरित किया भी जा सकता है। भीम ऐप के द्वारा प्रयत्न भुगतान हेतु पेमेंट एंडेड की त्वरित एंट्री QIR कोड स्कैन के जरिए भी किया जा सकता है। भाषा भीम ऐप फिलहाल 12 भाषाओं में है। नए अपडेट के बाद यह कुल 12 भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, बंगाली, असमी और उड़िया। इन 12 भाषाओं में ये अभी उपलब्ध है। आगे बढ़ाई भी जा सकती है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI क्या है? NPCI और RBI द्वारा अगस्त 2016 में UPI को प्रारंभ किया गया। इस इंटरफेस के माध्यम से स्मार्टफोन के जरिए अपने बैंक खाते से किसी को भी उसके बैंक खाते में सुरक्षित भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट है नगद आरक्षित अनुपात।
क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा निर्मित मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। जब कोई वाणिज्य बैंक अपनी कुल जमा पूंजी का आरबीआई द्वारा निश्चित भाग में रिजर्व बैंक के पास रखता है तो वह नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। सीआरआर का सामान्य 4 से 6% रहता है और वर्तमान में सीआरआर का 4.5% आरबीआई के पास नगद आरक्षित अनुपात में है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं रेपो रेट दर। रेपो रेट क्या है? वाणिज्यिक बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक से जिस दर पर ऋण लिया जाता है वह दर रेपो रेट कहलाती है। रेपो रेट में कमी बाजार में नकदी प्रवाह में वृद्धि करती है तथा रेपो रेट में वृद्धि नकदी प्रवाह में कमी आती है। वर्तमान में रेपो रेट कितना है? 4.9% है। नेक्स्ट है सांविधिक तरलता अनुपात। क्या है? बैंकों के पास कुल जमा पूंजी का वह निश्चित भाग यानी कि जो बैंकों के पास जमा पूंजी है उसका एक निश्चित भाग बैंकों की स्वयं के पास ही अनिवार्य रूप से रखना होता है, वही सांविधिक वैधता तरलता अनुपात यानी सीआरआर कहलाता है। एसएलआर को बैंक नगद, स्वर्ण, बांड, प्रतिभूति बांड आदि किसी भी रूप में जमा रख सकते हैं। वर्तमान में एसएलआर 18% है। वर्तमान में एसएलआर कितना है? 18% है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है? रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं? बैंकों द्वारा केंद्र बैंक के पास रखी पूंजी पर जो ब्याज लिया जाता है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। नकदी की तरलता को नियंत्रित करने के लिए रिवर्स रेपो रेट रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कर सकता है। रिवर्स रेपो रेट से सदैव कम रहता है। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है? बैंक रेट। क्या है? बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट केंद्रीय बैंक द्वारा अपने यानी केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई है। सदस्य बैंकों को दीर्घकालिक अवधि के लिए दिया जाने वाला ऋण पर ब्याज दर ही बैंक दर कहलाती है। राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या होती है? राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार के समस्त आय, व्यय एवं ऋणों का शामिल करना ही राजकोषीय नीति है। सरकार की आय एवं व्यय का मुख्य 2 भागों में किया जाता है, राजस्व आय एवं व्यय, पूंजीगत आय एवं व्यय। आइए देखते हैं राजस्व आय क्या है। सरकार की आय का वह भाग जिससे सरकार पर देनदारियों का बोझ नहीं होता। जो आय मौद्रिक रूप से प्राप्त होती है वह राजस्व आय कहलाती है। राजस्व आय के 3 स्रोत होते हैं। कौन कौन से? करों द्वारा प्राप्त आय, गैर करों द्वारा आय प्राप्त और तीसरा है अनुदान। नेक्स्ट है पूंजीगत आय। पूंजीगत आय क्या होती है? विदेशों और रिजर्व बैंक आदि द्वारा दिए गए ऋण से प्राप्त व जिसके सरकार पर भविष्य में देनदारियां बढ़ती है वो पूंजीगत आय कहलाती है। पूंजीगत आय दीर्घकालिक अवधि से प्राप्त आय है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा उपक्रमों के लिए सदैव निवेश से प्राप्त आय को ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन क्या है? जब सरकार का बजट घाटे का है अर्थात आय से अधिक है तब उस घाटे को भरने के लिए सरकार द्वारा जो उपाय अपनाए जाते हैं वही हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। हीनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत सरकार विदेशों से ऋण लेने, रिजर्व बैंक से ऋण लेने, अतिरिक्त मुद्रा निगमन जैसे उपाय अपनाती है। नेक्स्ट है मोराटोरियम। मोराटोरियम क्या है? आसान मासिक किस्तों को एक निश्चित समय अवधि में न चुकाने की छूट मोराटोरियम कहलाती है, किंतु ये किस्तें एक निश्चित छूट के बाद ब्याज सहित पुनः लौटानी होती हैं। मोराटोरियम। भारत में मोराटोरियम को 27 मार्च 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रथम बार उपयोग में लाया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आरबीआई द्वारा पहली बार 27 मार्च 2020 को मोराटोरियम को अपनाया गया था। नेक्स्ट है मंदी यानी रिसेशन। क्या है? लोगों को क्रय शक्ति क्षमता में कमी होने से मांग में कमी हो जाती है जिससे उत्पादन करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था थम जाती है। ऐसी अवस्था मंदी कहलाती है। 1930 में आई मंदी विश्वव्यापी मंदी कहलाती है। 2020 में कोरोना महामारी के समय आई मंदी ने लगभग
विश्व के हर देश को अपनी चपेट में ले लिया। यह अभी तक की सबसे बड़ी भयावह मंदी मानी जा रही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फिलिप्स वक्र। क्या होते हैं फिलिप्स वक्र? ये अर्थशास्त्री थे विलियम फिलिप्स के नाम पर ही इस वक्र का नाम रखा गया। इसमें है इस वक्र में बेरोजगारी की दरों को मजबूरी में बढ़ोतरी की दरों के बीच सीधा प्रतिकूल संबंध व्यक्त करता है। लिपिक वक्र के अनुसार यानी फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति यानी महंगाई की उच्च दर पर ही रोजगार के उच्च स्तर को पाया जा सकता है। ठीक है, वही फिलिप्स वक्र कहलाता है। आगे है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसटी। क्या है सकल घरेलू उत्पाद? क्या होते हैं? किसी देश की भौगोलिक स्थिति में निश्चित समय अवधि के समानांतर एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का योग ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत भौगोलिक सीमा के बाहर की वस्तुएं एवं सेवा को नहीं जोड़ा जाता, यानी कि जो एक समस्त क्षेत्र के अंतर्गत ही जो उसके अंदर जो भी उत्पन्न होते हैं वही क्या है घरेलू सकल उत्पाद है। सकल घरेलू उत्पाद में बाजार मूल्य पर निकाला जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में उपभोग प्लस सकल निवेश और सरकारी खर्च प्लस निर्यात आयात को ऐड करके सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होते हैं? किसी राष्ट्रीय द्वारा एक निश्चित समय अवधि सामान्य एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य सकल यानी राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? अर्थात राष्ट्र द्वारा उत्पादित। इसके अंतर्गत भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित यानी कि जो भारतीय हैं वो विदेशों में जो भी आय अर्जित करते हैं उन्हें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाता है और विदेशियों द्वारा भारत से अर्जित आय को घटा दिया जाता है। यानी जो जीएनपी अगर हमको निकालना है तो जीडीपी में और जीडीपी प्लस विदेशों में देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय का अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही जीएनपी कहलाता है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आइए आगे देखते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा दिए जाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त सामग्रियों उपकरणों में टूट फूट मरम्मत आदि होते हैं। इस कारण पूंजी का कुछ भाग इन पर खर्च कर दिया जाता है। तो ये क्या है? शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के लिए हमें सकल घरेलू उत्पाद से माइनस मूल्यह्रास जो होता है उसको हम घटा दें तो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाता है। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था सकल यानी कि जो जीडीपी होता है जीडीपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इसमें भारत अगर एक निश्चित जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं उसको काउंट उसमें जो भारतीय जैसे भारतीय हैं तो भारत में जो भी भारतीय हैं उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो वही क्या सकल घरेलू उत्पाद में आते हैं, जीडीपी में आते हैं। और जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ये क्या है? भारतीयों द्वारा जो भारतीय हैं वो विदेशों में भी रह रहे हैं तो उनके भी जो वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके द्वारा जो मौद्रिक मूल्य जो आय वो अर्जित कर रहे हैं वो जो अपने देश में भेजेंगे उसको राष्ट्रीय आय जीएनपी के तहत काउंट किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं भुगतान संतुलन क्या है। किसी देश के निवासियों द्वारा विशिष्ट समय अवधि के अन्य राष्ट्रों के साथ ये लेन देन और लेखा जोखा को ही भुगतान संतुलन कहलाता है। भुगतान संतुलन को बैलेंस ऑफ पेमेंट या बीओपी भी कहा करते हैं। भुगतान संतुलन के में लेन देन के अंतर्गत व्यक्तियों फर्मों सरकारों द्वारा भुगतान एवं प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन दो खाते होते हैं। पहला क्या? चालू खाता, दूसरा पूंजी खाता। चालू खाते में क्या होता है?
चालू खाते का शब्द का अर्थ है कि वह खाता जिसका भुगतान वर्तमान समय से किया जाता है। इसके अंतर्गत वस्तु, सेवा, निवेश आदि को इन सभी भुगतानों को रिकॉर्ड रखा जाता है चालू खाते में। चालू खाता धन के अंतर्वाह और बहिर्वाह को रिकॉर्ड और मॉनिटर करता है। चालू खाते में पर्यटन, स्टॉक, रॉयल्टी से उत्पन्न राजस्व भी शामिल किए जाते हैं। पूंजी खाते का प्रयोग चालू खाते में अधिशेष या घाटे का वित्त पोषण करने के लिए किया जाता है। यह वे लेन देन होते हैं जो गैर वित्तीय और गैर उत्पादित परिसंपत्ति की खरीदी या निपटान के माध्यम से होते हैं। उपहार एवं ऋण को भी पूंजी खाते में शामिल किया जाता है। पूंजी खाते में 3 प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन से? विदेश से ऋण, विदेश से लिए गए निवेश, विदेशों से मुद्रा भंडार में परिवर्तन। आइए नेक्स्ट देखते हैं अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होती है? जब सरकार द्वारा देश की मुद्रा या मूल्य विदेशी मुद्रा के मुकाबले जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। सरकार द्वारा विषम परिस्थिति में अपने भुगतान असंतुलन को संतुलन में करने के लिए ही अवमूल्यन किया जाता है। अब तक केवल 3 बार ही मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है, 1949 में, 1966 में, 1991 में। आइए आगे देखते हैं आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि क्या होती है? आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का ही सूक्ष्म रूप है। आर्थिक समृद्धि का सीधा संबंध उत्पादन में वृद्धि से होता है। जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि होती है तो उसे आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था से होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना होता है जिसके अंतर्गत गुणात्मक वृद्धि देखी जाती है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में न केवल सकल घर यानी न केवल जीडीपी में बल्कि जीएनपी प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो और मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में भी वृद्धि हो तब आर्थिक विकास कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक क्या होते हैं? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा मानव विकास सूचकांक का विकास को निर्धारित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। महबूब उल हक मानव विकास सूचकांक इन्हीं के द्वारा लाया गया था। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार पे है। ये अक्सर कोर्ट में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, किन आधारों पे मानव विकास सूचकांक को निर्धारित किया जाता है। तो पहला क्या है? जीवन प्रत्याशा, लंबा एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, शिक्षा का स्तर, आय, जीवन स्तर या जीवन प्रत्याशा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कराधान। कराधान क्या होता है? कराधान को प्रत्यक्ष कर भी कहते हैं, यानी डायरेक्ट टैक्स। सरकार द्वारा किसी व्यक्ति पर लगाए गए कर का मौद्रिक मूल्य कराधान कहलाता है। प्रत्यक्ष कर को अन्य व्यक्ति पर नहीं टाला जा सकता, जैसे आयकर, संपत्ति कर आदि होते हैं। करापात। करापात क्या होते हैं? सरकार द्वारा लगाए गए कर का वह मौद्रिक मूल्य जो किसी अन्य पर डाला जाए वह करापात कहलाता है, जैसे जीएसटी। ठीक है। आयकर। आयकर क्या होते हैं? आयकर अधिनियम 1961 के तहत आयकर प्रत्येक व्यक्ति की नौकरी, व्यवसाय, पूंजीगत लाभ, अन्य स्रोतों से प्राप्त आय पर भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर होता है। आयकर जिस पर लगाया जाता है उसका भुगतान भी वही करता है। आयकर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, जो कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीसी द्वारा ये शासित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं संपत्ति कर। संपत्ति कर क्या होता है? किसी व्यक्ति की संपत्ति के बदले दिया जाने वाला कर संपत्ति कर कहलाता है। संपत्ति कर संपत्ति अधिनियम 1957 के तहत लगाया जाता है। संपत्ति कर के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा अर्जित प्राप्त संपत्ति तथा वास्तविक रियल एस्टेट की वस्तुएं जैसे घर, कार्यालय, इमारत आदि पर संपत्ति कर शामिल होते हैं। संपत्ति कर साल दर साल बाजार मूल्य के अनुसार संपत्ति पर लगाया जाता है। संपत्ति कर स्थानीय सरकार जैसे नगर निगम, नगर पालिका आदि के द्वारा लगाया जाता है। संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, अर्थात जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका भार भी वही वहन करता है। नेक्स्ट है निगम कर। निगम कर क्या होते हैं? भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत सभी निजी और सार्वजनिक कंपनियों की शुद्ध आय पर लगाया जाने वाला कर ही निगम कर कहलाता है। आइए आगे देखते हैं निगम कर के बारे में क्या है। निगम कर घरेलू कंपनियों के साथ विदेशी कंपनियों पर भी लगाया जाता है। निगम कर आयकर अधिनियम 1961 के तहत लगाया गया। निगम कर क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है, यानी प्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय निगम कर से ही होती है। घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर 30% और विदेशी कंपनियों के लिए 40% दर रखा गया है।
नेक्स्ट है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क किसी देश की सीमा के अंदर या बाहर सामान जाने पर जो कर लगाया जाता है सीमा शुल्क कहलाता है। सीमा शुल्क आयात निर्यात दोनों पर लगाया जाता है। जिस दर से सीमा शुल्क माल पर लगाया जाता है वह सीमा शुल्क टैरिफ के तहत निर्धारित माल के वर्गीकरण पर निर्भर करता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक अंग केंद्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा ही सीमा शुल्क लगाया जाता है। आगे देखते हैं यातायात कर यानी टोल टैक्स क्या होते हैं। यातायात कर राजमार्ग के एक विशेष हिस्से पर यात्रा करने के लिए अधिकारियों द्वारा लगाया जाता कर है। यातायात कर की नीति राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क के नियमों के आधार पर बनाई गई एक नीति है। यातायात कर कुछ निम्न प्रकार हैं, आइए देख लेते हैं। एकल यानी सिंगल कर, युगल डबल मल्टीपल कर, यह मासिक पास। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यातायात कर सरकार की बीओटी यानी बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर नीति के तहत बनाए जाने वाला कारण वसूला जाता है। सरकारी निजी भागीदारों के तहत बनाए जाने वाले रोड पर निवेश 3 साल तक कर वसूल करता है। टोल टैक्स को सरल करने के लिए फास्टैग ऐप लॉन्च किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरें 10 से 15% बढ़ा दी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं बजट क्या है। बजट क्या होते हैं, आइए बजट को देखते हैं। बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण होते हैं। ठीक है, बजट क्या होते हैं, एक वार्षिक विवरण है जिसमें वर्ष के दौरान होने वाली आय व्यय का संपूर्ण ब्यौरा बजट में ही दिया जाता है। बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। यह इम्पोर्टेंट है कि भारत में किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है, 112 में। नए टैक्स सिस्टम के 7 स्लैब थे। 2.5 लाख की कमाई वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वाले पर 5% टैक्स लगाया जाएगा। जो बजट है, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बूजे यानी चमड़े के थैले से हुआ है, जो 1933 में रॉबर्ट बूजे वालपोल जो ब्रिटिश पीएम एवं वित्त मंत्री थे, सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा जो कि एक चमड़े के बैग में रखकर ले गए थे। इसलिए कालांतर में इसे बजट कहा जाने लगा। ठीक है, भारत में 18 फरवरी 1860 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में बजट पेश किया गया था। उस समय 20 सदस्य जेम्स विल्सन ने भारतीय बजट को प्रणेता कहा जाता है, यानी कि जो जेम्स विल्सन थे उन्हीं के द्वारा लिया गया था। किसके काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जब 26 नवंबर 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1947 को। और उस समय वित्त मंत्री R.K. शमुखन चटर्जी थे। ठीक है, और फिर गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई 1950 में जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है। 5 से 7.5 लाख रुपए की कमाई तक 10% टैक्स देना होगा। 7.5 से 10 लाख रुपए की कमाई तक 15% टैक्स देना होता है। 10 लाख से 12.5 लाख रुपए की कमाई तक 20% टैक्स देना होगा। 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक की कमाई के लिए 25% टैक्स देना होता है। नेक्स्ट है 15 लाख से अधिक रुपए की कमाई के लिए 30% का टैक्स देना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, आइए बजट के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद कर लेते हैं। जैसे भारतीय बजट परंपरा की जड़ें जो थी 1944 में बम्बई प्लान से जुड़ी हैं, जिसके निर्माणकर्ता कौन थे, जॉन मथाई, G.D. बिरला और JRD टाटा, इनको माना जाता है। भारतीय संविधान में बजट शब्द की उल्लेख नहीं था। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख संविधान में मिलता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है।
जो गैर हिंदी भाषी वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख थे, उन्होंने 1955-56 में बजट पेश करने से पहले ही सुनिश्चित किया था कि बजट के सभी दस्तावेज हिंदी में छपेंगे। तो इन्होंने जो सी.डी. देशमुख थे इनके द्वारा, लेकिन ये अंग्रेजी में छपते थे। पहली बार 1955-56 में हिंदी में छपे थे और उससे पहले इंग्लिश में छपते थे। जो देश के 4 प्रधानमंत्री और 4 मंत्री प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वित्त मंत्री के पे भी काम किया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि देश के अभी तक 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो वित्त मंत्री के पद पर भी काम किए हैं। पहले थे मोरारजी देसाई, दूसरे चौधरी चरण सिंह, तीसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौथे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। पीएम पद पर रहते हुए इन्होंने वित्त मंत्री का पद भी संभाला था और इससे पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और इंद्र कुमार जो गुजराल के पास भी वित्त मंत्री के पद भी रहे थे। ठीक है। आइए आगे का देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। इनकम सेल दे रखा है और रेट, इसके क्या क्या रेट हैं आप देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये 2.5 लाख से कम है तो नील है, यानी कि नहीं है। न्यू टैक्स सिस्टम क्या है देख लीजिए। 2.5 लाख से कम है तो कोई रेट नहीं लगेगा, लेकिन अगर 2.5 से 5 लाख तक है तो 5% का रेट लगेगा। आप इस सभी को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी सार्वजनिक क्षेत्र। इसे हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट ही हमें मोटिवेशन करते हैं, जिससे हम और भी बुक रिव्यू करेंगे। ठीक है, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बजट के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो बजट में एक पॉइंट है, आप जैसे इसमें एक रेलवे बजट भी आया था। पहले रेलवे बजट अलग अलग, अब तो एक ही में आ जाता है, लेकिन पहले रेल बजट अलग होते थे। तो 1924 में सर विलियम ऑक्सी कमेटी की रिपोर्ट पे इसे रेलवे बजट को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन वित्त वर्ष 17 और 18 में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को दोनों को मिला दिया गया था। किसके समिति पे? विवेक देवराज समिति पे केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को 2017-18 में मिला के एक ही सिर्फ बजट तैयार किया गया था। ठीक है, आप धन्यवाद।